Assalamu alaikum all of you. Now today we will be discuss and studied about the biology subject of second year. We start now. In this key concepts are firstly properties of respiratory surface, human respiratory system, lung volumes and capacities, control of breathing, mechanism of transport of gases, respiratory pigments and respiratory disorders. So now, before starting my lecture, I can request all of you that please subscribe my channel and press the bell icon please for all new sharing videos. And now, first topic is properties of respiratory surfaces. अब हम इसमें ये देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सरफेस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बेसिकली रेस्पिरेटरी सरफेस वो सरफेस होती है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं, ऐसी सरफेस को रेस्पिरेटरी सरफेस कहा जाता है। इट मस्ट बी परमेएबल, उसका परमेएबल होना बहुत ज़रूरी है ताकि गैसेस एक्सचेंज हो सकें और उसका म्यूकस उसकी लेयर प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से वो उसको जो है नम रखती है और वो परमेएबल होगी तो गैसेस उसमें से एक्सचेंज होंगी, तब हमारा रेस्पिरेटरी प्रोसेस कंटिन्यू होगा। देन इट मस्ट बी थिन फॉर एफिशिएंट डिफ्यूजन, यानी वो इतनी पतली होती है कि गैसेस वी नो दैट थिक लेयर जो भी होगी उसमें से गुजरना मुश्किल होता है। सो दैट्स वाई थिन लेयर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज डिफ्यूजन इज़ ओनली एफिशिएंट ओवर डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर और लेस, सिर्फ उसके लिए 1 मिलीमीटर या उससे कम जो है फासला चाहिए होता है गैसेस के एक्सचेंज के लिए। इट शुड बी possesses a large surface area so that sufficient amount of gases are able to exchange according to the organism's need। चूँकि उसके सरफेस एरिया जो है वो इतना बड़ा और इतना लार्ज होता है, उसके लिए सफिशेंट अमाउंट होती है कि वो गैसेस इजीली जो है वहाँ से एक्सचेंज हो सकें, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की नीड के अकॉर्डिंग होता है। इट शुड पोजेसेस अ गुड ब्लड सप्लाई, और ये ऑल्सो ये और क्या काम करते हैं, ये ब्लड सप्लाई भी बहुत बेस्ट होती है इसमें, तब जाके जो है वो अपनी एक्यूरेटली वो अपना वर्क परफॉर्म कर रहा होता है। देयर शुड बी गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म टू मेंटेन अ स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्पिरेटरी सरफेस। और इसके अलावा यहाँ पे जब हम देखते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो किसकी बताई जा रही हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं रेस्पिरेटरी सरफेस की, कि हम ये चेक करते हैं कि रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया जो है वो किस तरह का होता है, उसकी क्या खासियत होती हैं, क्या हुसूसियात होती हैं। देन वी विल बी मूव ऑन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो किस किस चीज़ से कंसिस्टेड है। Then firstly, we know that nose is the first organ, external organ which can receive the air from our surrounding। ये हमारे पास जो है नोज़ जो है वो एक्सटर्नल विजिबल पार्ट होता है इस सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और इसके बाद वो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे इंटरनल आ जाते हैं, वो उनको हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला ऑर्गन जो है वो नोज़ होता है। इसकी फ़ीचर्स चेंज हो सके, इसकी जो है शेप्स चेंज होती हैं एज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती हैं, बट इट डजेंट मीन दैट इट्स वर्क शुड बी चेंज, बिकॉज वर्क इसका सेम रहता है, इसकी शक्ल चेंज हो सकती है। And then we say that structure of a human nose is composed of bones, as we know that cartilage and fibrofatty tissues or external features of a nose depend upon the ethmoid bone and the cartilage पर मुनसर होता है। एज और कार्टिलेजेस बोन्स जो होती हैं ना वो फ्लेक्सिबल होती हैं, और हम अगर अपने टिप ऑफ द बोन को टच करें तो हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे हमें फील हो रही होती है। हम इसको मूव ऑन कर सकते हैं राइट टू लेफ़्ट, ऐसे हम फ्लेक्सिबल इसको कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। देन अब हम यहाँ पे जी आ रहा है, हम स्लाइड्स डिफरेंट चेक कर लेते हैं। इसमें अब लेयरिंग्स है जी। तो यहाँ पे नोज़ की जो हम इंटरनल स्ट्रक्चर की अब बात करते हैं, तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर उसकी किस तरह से होती है कि उसके अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे बाल मौजूद होते हैं जो कि हवा जो बाहर से अंदर दाखिल हो रही होती है उसको फ़िल्टर करने में मदद देते हैं। दैन फिर नोज़ हेयर जो है वो
हमारे लिए क्या सर्व करते हैं, एज अ डिफेंस मैकेनिज़्म सर्व करते हैं अगेंस्ट द हार्मफुल पैथोजेंस। जितने भी वायरस की, जितने भी जर्म्स, पार्टिकल्स वगैरह, डस्ट वगैरह से के साथ हमारे अंदर दाखिल हो रही होती है, तो उसको वो फ़िल्टर कर देते हैं और अंदर, ताकि हमारे बॉडी के अंदर जो है वो बिल्कुल साफ़ हवा दाखिल हो सके, हमारे हाँ हमारे लंग्स को साफ़ एयर प्रोवाइड हो। दैन हमारे पास आ जाते हैं एंड सॉलिड पार्टिकल मैटर प्रेजेंट इन द एयर। बोथ द नॉस्ट्रल एंड नेजल कैविटीज़ जो है आर लाइंड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन, और ये सारी म्यूकस मेम्ब्रेन से अलाइंड हुई हुई होती है। जो नमी इसके अंदर प्रेजेंट होती है ना, उसकी वजह से वो जो है सारे के सारे ट्रैप कर लेती है वो डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स वगैरह, सॉलिड पार्टिकल्स उसके साथ चिपक जाते हैं। और द म्यूकस मेम्ब्रेन्स क्रिएट अ स्टिकी foreign particles such as the microorganism and dust and particle matter inside the respiratory system. अच्छा जी, द म्यूकस आल्सो हेल्प इन मॉइस्चराइजिंग द एयर। अच्छा, वो जो हवा बाहर से अंदर दाखिल हो रही होती है उसको मॉइस्चराइज करने में भी मदद फराहम करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, ये ना सिर्फ हमारे डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर रहा होता है, बल्कि जो हवा गर्द, आलूद और जो खुश्क हवा होती है उसको नम कर देता है। दैन क्योंकि हमारे अंदर जो हमारे ये रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, ये इस खुश्क हवा को डाइजेस्ट, इसको कंज्यूम नहीं कर सकते, उससे उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, बहुत नुकसान पहुंचा सकती है ये उसको। द म्यूकस दैन सिलिया मूव द ट्रैप सब्सटेंसेस फेरिंग्स फॉर द रिमूवल। और फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ये आल्सो हेल्प करती हैं एयर को वार्म अप करने में। अब जब ठंडी ठंडी हवा होगी, वो हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करती है, वो हमारे ऑर्गन्स के लिए बहुत हार्मफुल है। दैट्स वाई हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसे बॉडी टेम्परेचर तक मेंटेन रखने के लिए जो हमारे अंदर सिलिएटेड ये कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, ये उसको वार्म अप कर रही होती हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं जी, नेक्स्ट ऑर्गन है हमारे पास फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है वो एक कोन शेप पैसेज वे होता है। इसका इसकी जो शेप होती है वो बिल्कुल कोन नुमा होती है। फ्रॉम ओरल एंड नेजल कैविटीज टू एसोफेगस एंड लैरिंग्स, द फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ बोथ द डाइजेस्टिव एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम। फेरिंग्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का पार्ट है, क्योंकि ये जो है कैविटीज़ ऑफ एसोफेगस एंड लैरिंग्स, इसके अंदर एसोफेगस भी प्रेजेंट होता है और लैरिंग्स भी प्रेजेंट होता है, ये उन दोनों की कैविटी है। वो इस तरह से हमारे खाने की नाली भी इसी में से गुजर रही होती है, और हमारी हवा की नाली भी इधर से ही गुजर रही होती है। तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द बोथ ट्यूब्स पार्ट, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है ये। अब यहाँ पे हम पिक्चर को थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं कि ये जो नेज़ल पैसेज है, ये किस तरह से, किस किस से कंसिस्ट हुआ हुआ है। अब यहाँ पे आप नॉस्ट्रल और माउथ वगैरह को देख सकते हैं। माउथ से भी हवा अंदर दाखिल होती है और नॉस्ट्रल से भी। एंड देन हम देखते हैं यहाँ पे जो नॉस्ट्रल से हवा अंदर दाखिल हो रही है, इस पैसेज से गुजर रही होती है। यहाँ पे जो हमारे पास ये पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास नेज़ल कैविटी आ जाती है। फिर उसके बाद थ्रोट है, थ्रोट का पार्ट आ जाता है, जहाँ पे ये फेरिंग्स यहाँ पे कनेक्टेड होती है, यानी माउथ के बिल्कुल सामने है जी। उसके बाद आ जाता है लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंका है, ब्रोंक्यूल्स। तो लैरिंग्स जो है वो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फेरिंग्स है। उसके बाद जो हवा गुजरती है वो हवा फेरिंग्स से गुजर के उसके बाद लैरिंग्स में दाखिल हो जाती है। और लैरिंग्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑर्गन है जो कि डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है। एक एयर कनाल को जो है वो लंग्स, air canal to the lungs and controller of its access and as the organ of voice। ठीक है, एक तो एयर कनाल के लिए पैसेज वे प्रोवाइड कर रहा होता है, दूसरा उसका काम क्या है, यहाँ पे वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई है जिसे हम वोकल कॉर्ड कहेंगे, जहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस होता है, साउंड बॉक्स भी जैसा कहा जाता है, तो ये वॉइस को भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और देन नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है बिलो द लैरिंग्स लाइज द ट्रेकिया ट्यूब, लैरिंग्स के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है। और इसकी ट्यूब जो है वो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 2 सेंटीमीटर बिल्कुल वाइड होती है। और इसकी जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं, वो स्टिफन्ड बाय 16 to 20 करेक्टरिस्टिक्स हॉर्स शू शेप इनकम्प्लीट रिंग्स लाइक होती हैं। ठीक है, हॉर्स शूज लाइक रिंग्स
के नुमा इसलिए होते हैं ताकि वो हवा को गुजरने में मदद दे सके। इस और इसके साथ ही जो है द ट्रेकिया हमारे पास ये सारे हम जिन पार्ट्स को पढ़ रहे हैं, साथ साथ हम ये भी देखते जा रहे हैं कि ये सारे अलाइंड होते हैं सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन से, क्योंकि वो हवा को नम करने में मदद देती है और साथ साथ वो हवा को फिल्टर कर रही होती है। सिलिया जो है वो छोटे छोटे बाल होते हैं, बाल नुमा जो है वो हमारे पास शक्ल की चीज़ें होती हैं। द ट्रेकिया सर्व्स एज अ पैसेज for air, moistures and warmth it while it passes into the lungs and protects their respiratory surface from an accumulation of the foreign particles. foreign particles से बचाने की खातिर जो है वो इसको ट्रैप भी कर रहा होता है, साथ में म्यूकस मेम्ब्रेन उसको नम भी कर रहा होता है हवा को, और इसके अलावा जो तीसरा काम हो रहा होता है वो एयर को वार्म अप किया जा रहा होता है ताकि लंग्स जो हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो डैमेज ना हो सके। और ब्रोंकाई आ जाता है नेक्स्ट ट्रेकिया के बाद। अब ब्रोंकाई जो है वो ट्रेकिया को आगे से मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ब्रोंकस जो राइट ब्रोंकस है उसका डायमीटर बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट ब्रोंकस, और स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोंकाई क्लोजली रिजेंबल दैट ऑफ द ट्रेकिया। ट्रेकिया की तरह बिल्कुल मिलता जुलता होता है, हॉर्स शू लाइक ही होता है, बट वो आगे से वही ट्रेकिया की वो जो नाली है, वो जो ट्यूब है, वो आगे से डिवाइड हुई हुई है दो हिस्सों में, और इसको जो है आगे से हम ब्रोंकस कह देते हैं। और however, they have a small cartilaginous plates to support their walls, and the bronchi divide and redivide, forming an airway network in the lungs. और फिर ये मज़ीद आगे से इसकी डिवीजन जारी रहती है जो कि ब्रोंक्यूल्स बन जाती हैं। अब हम ब्रोंक्यूल्स के बारे में देखते हैं कि ब्रोंक्यूल्स जो है वो क्या होते हैं। दे आर ऑल्सो लोकेटेड एट द एंड ऑफ द ब्रोंकाई एंड टर्मिनेट इन द एल्वोलाई। ठीक है, ये एल्वोलाई में फिर कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी ये जो पैसेज वे ऑफ एयर है रिस्पायरेटरी सिस्टम का पूरा जो ऑर्गन सिस्टम्स है, तो इसमें सबसे एंड वाला पॉइंट जो ब्रोंकाई है ये मज़ीद डिवीजन यहाँ पे होती जा रही है और ये छोटे से छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब जी ये कन्वर्ट होके एल्वोलाई तक पहुँच जाते हैं, और ब्रोंक्यूल्स के जो अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलीमीटर और लेस इन डायमीटर, इनकी जो इसका डायमीटर है वो 1 मिलीमीटर और उससे भी लेस होता है, और इसकी वॉल जो है वो भी सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड लेयर ऑफ द स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती हैं। देन इसके बाद अल्वोलाई आ जाता है। अल्वोलाई क्या है जी, यहाँ पे आप इसकी स्ट्रक्चर को गौर से देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अंगूर के गुच्छों की मानद होते हैं। ठीक है, एयर सैक्स हैं यहाँ पे अल्वोलाई इनलार्ज्ड करके बताए हुए हैं, ये हमारे पास लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और बिल्कुल ये जो एंड वाला पार्ट है यहाँ पे जाके ये अल्वोलाई में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसके जो डायमीटर आ जाता है वो 0.1 माइक्रोमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये अल्वोलाई वो प्लेस है, वो जगह है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है, और इसकी सरफेस पे गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं, और जो आउटसाइड डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज हैं वो लाइनिंग होती हैं ईच एल्वोलेस एज मॉइस्ट स्क्यूमस एपिथेलियम। वो इसके इर्द गिर्द जाल की मानद से जो है वो नेटवर्क सब बिछाया हुआ होता है कैपिलरीज ने, ताकि वो जो अंदर से जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पे लेके आई हुई होती हैं, और ये इसके अंदर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है जो कैपिलरीज की वॉल्स होती हैं, और इस जो एल्वोलाई की वॉल्स होती हैं ये परमिएबल होती हैं, और यहाँ पे जो है आपस में गैशियस क्या हो रही हैं होती हैं, एक्सचेंज होती हैं। फिर दिस कंसिस्ट ऑफ वेरी थिन फ्लैटेंड सेल्स, ये बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, और जो है इनका डिस्टेंस जो ये कवर करते हैं डिफ्यूजन मस्ट कोलेजन जी। हम यहाँ पे एल्वोलाई का स्ट्रक्चर जो है वो क्लियरली देख सकते हैं कि एल्वोलाई जो है वो किस तरह से होते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इसमें बिल्कुल ये अंगूर के जैसे गुच्छे नहीं होते, बिल्कुल उस तरह के इसकी स्ट्रक्चर है, और ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो आके यहाँ पे कनेक्टेड हो रही हैं, और ये आगे से कन्वर्ट हो रही हैं एल्वोलाई में। स्मूथ मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जो कि इसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद फ्राहम कर रहे होते हैं। और यहाँ पे इसके इर्द गिर्द ये जो रेड ब्लू आपको नज़र आता है, ये कैपिलरीज का जाल है जिसकी वजह से ये आपस में गैसेस के एक्सचेंज करने में मदद फ्राहम करते हैं, और यहाँ पे जाके गैसेस एक्सचेंज होती हैं और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, एंड देन दिस स्ट्रक्चर इज़ कम्प्लीटेड विच इज़ प्रेजेंट इन द लंग्स, एंड हियर
all the procedure of respiratory tract is also end and complete this topic. थैंक यू। आई होप सो आपको मेरी जो लेक्चर है वो समझ आया होगा, और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और इसमें आप अपनी व्यूज़ के बारे में बता सकते हैं कि आपको इसमें कैसा लगा है। आपको अगर कोई एम्बिग्विटी है या किसी किस्म की अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप उसके बारे में भी प्लीज़ कमेंट्स में बता सकते हैं।